भारतीय काव्यशास्त्र में जो स्थान आचार्य भरतमुनि को प्राप्त है वह स्थान पाश्चात्य काव्यशास्त्र में अरस्तु को प्राप्त है। अरस्तु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे ज्ञान की सभी शाखाओं में अबाध गति को शिक्षा का लक्ष्य मानते थे। उनका मुख्य विषय भौतिक विज्ञान और उसमें भी विशेष रूप से प्राणी विज्ञान था। उनके 400 ग्रंथों में ज्ञान विज्ञान का शायद ही कोई क्षेत्र अछूत बचा हो। वे प्लेटो के शिष्य और सिकंदर के गुरु थे। उनके लेखन में प्राकृतिक विज्ञान, दर्शन, भाषा विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति, मनोविज्ञान, सौंदर्य शास्त्र और कला जैसे विषयों का एक विस्तृत परिक्षेत्र शामिल है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 6 प्रबंधों की रचना की है। साहित्यिक विषयों पर उन्होंने 2 ग्रंथ लिखे हैं, भाषा शास्त्र तेखनेस रिटोरिकेस और 2 काव्य शास्त्र पेरिपोइटिकेस। भाषा शास्त्र में भाषण कला पर विचार करते हुए अन्य विषयों के साथ उन्होंने भाषा और भावों पर भी विचार किया और काव्य शास्त्र में काव्य के मौलिक सिद्धांतों का विवेचन किया। काव्य शास्त्र ने ही अध्ययनकर्ताओं को अधिक आकृष्ट किया है। यहाँ इस व्याख्यान में मैं डॉक्टर अशोक पटेल अरस्तु के जीवन कवन, त्रासदी के तत्व और त्रासदी के प्रकारों के विषय में बताने का यत्न करूंगा। सबसे पहले अरस्तु का जीवन परिचय। अरस्तु का जन्म मकदूनिया के स्तगीरा में हुआ था। अरस्तु प्राचीन यूनानी दार्शनिक और बहुश्रुत थे। उनके पिता मकदूनिया के राजा सिकंदर के पितामह अभ्युंतस द्वितीय के राजवैद्य थे। बचपन में ही उनके माता पिता गुजर गए थे, परंतु इससे वंशानुगत संस्कारों में कोई अंतर नहीं पड़ा। ईसा पूर्व 368 के आसपास उन्होंने एथेंस जाकर प्लेटो के प्रसिद्ध विद्यापीठ में प्रवेश लिया। उनकी कुशाग्र बुद्धि और अभिजात व्यक्तित्व ने ही उन्हें आकर्षण का केंद्र बना दिया। प्लेटो उन्हें विद्यापीठ का मस्तिष्क तथा बाकी सभी छात्रों को शरीर कहा करते थे। लगभग आरंभिक 20 वर्ष तक उन्होंने विद्यापीठ में अनेक विषयों का अध्ययन और अध्यापन किया। गुरु शिष्य में अनेक बातों पर तीव्र मतभेद था, फिर भी आपसी संबंधों में मधुरता बनी रही। एशिया माइनर के शासक हेरमियास अरस्तु के पुराने सहपाठी थे। ईस्वी सन पूर्व 348 में उनके निमंत्रण पर प्लेटो की मृत्यु के बाद अरस्तु ने भी एथेंस छोड़ दिया। मूलतः यह आमंत्रण शासन के सिद्धांतों की जानकारी हासिल करने के लिए दिया गया था, पर अंततः मैत्री रिश्तेदारी में बदल गई। हेरमियास ने अपनी दत्तक पुत्री विथियास का विवाह अरस्तु से कर दिया। दहेज में मिले धन का उपयोग अरस्तु ने वहां रहकर वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए किया, पर कुछ ही समय बाद ईरान के आक्रमण में हेरमियास के मारे जाने पर अरस्तु नगर छोड़ने के लिए बाध्य हुए। ईस्वी सन पूर्व 343 में अरस्तु ने मकदूनिया के राजा फिलिप के दरबार में लौटकर सिकंदर महान की शिक्षा की जिम्मेदारी ली। कुछ समय बाद अरस्तु ने एथेंस के निकट अपोलो में एक स्वतंत्र विद्यापीठ की स्थापना की। सिकंदर की मृत्यु के बाद अरस्तु ने भी मकदूनिया छोड़ दिया। ईस्वी सन पूर्व 322 में
अपनी जन्मभूमि स्थगिरा के पास ही खलकिस नगर में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से कुछ समय पहले उन्होंने अपनी युगांतकारी रचना वसीयतनामा लिखी। यह कृति इतिहास में दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र मानी जाती है। इसमें उन्होंने अपने सभी दासों को मुक्त कर दिया। अरस्तु का काव्यशास्त्र। अरस्तु द्वारा रचित काव्यशास्त्र छोटे छोटे 26 अध्यायों और लगभग 50 पृष्ठों का एक लघु प्रबंध है। इसमें उन व्याख्यानों का सार है जो अरस्तु ने अपने शिष्यों के समक्ष किए होंगे। ऐसा विश्वास किया जाता है कि काव्यशास्त्र का द्वितीय भाग रहा होगा, पर वह आज अनुपलब्ध है। काव्यशास्त्र का प्रथम भाग भी अपूर्ण है। प्रथम भाग में उन प्रश्नों का समाधान नहीं किया गया है जो अरस्तु ने स्वयं उठाए हैं तथा जिन्हें काव्यशास्त्र के द्वितीय भाग में विस्तार से निरूपित करने के लिए छोड़ दिया गया है। काव्यशास्त्र के द्वितीय भाग के अस्तित्व की पुष्टि भी होती है। काव्यशास्त्र का उद्देश्य उत्तम काव्य रचना संबंधित सिद्धांतों का निरूपण है तथा उनकी प्रकृति पूर्णतः विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक है। काव्यशास्त्र के 6 अध्याय से लेकर अध्याय 19 तक के 14 अध्यायों में एकमात्र त्रासदी का ही विवेचन है। अंतिम अध्याय में महाकाव्य और त्रासदी का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। अरस्तु के समय में त्रासदी साहित्य का सर्वाधिक विकास हुआ, अतः उन्होंने त्रासदी साहित्य संबंधित धारणाओं को विस्तार से प्रतिपादित किया है। गीति काव्य को त्रासदी का संघटक हिस्सा मानकर ही प्रतिपादित किया गया है। त्रासदी अर्थात ट्रेजेडी की परिभाषा। अरस्तु ने ट्रेजेडी की परिभाषा दी है, जिसका बूचर ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। वह इस प्रकार है: ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट and of a certain magnitude in language, embellished with each kind of artistic ornaments, the several kinds being found in separate parts of the play in the form of action, not of narrative thought, pity and fear affecting the proper projection or catharsis of emotions। काव्य चिंतन की पश्चिमी परंपरा में निर्मला जैन ने अरस्तु की त्रासदी की परिभाषा को हिंदी में इस प्रकार लिखा है: त्रासदी गंभीर, स्वतःपूर्ण, निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति का नाम है। यह समाख्यान रूप में न होकर कार्य व्यापार रूप में होती है। इसका माध्यम नाटक के विभिन्न भागों में तदनुरूप प्रयुक्त सभी प्रकार के आभरणों से युक्त अलंकृत भाषा होती है। उसमें करुणा तथा त्रास के उद्रेक के द्वारा इन मनोविकारों का उचित विवेचन किया जाता है। उपर्युक्त परिभाषा में 5 बातों पर प्रकाश डाला गया है। त्रासदी कार्य की अनुकृति है। यह कार्य गंभीर होता है, स्वतः पूर्ण होता है और निश्चित आयाम से युक्त होता है। त्रासदी कार्य व्यापार का वर्णन नहीं, प्रस्तुति होती है। इसका माध्यम भाषा होती है। यह भाषा नाटकोचित आभरणों से अलंकृत होती है। करुणा तथा त्रास के उद्रेक के द्वारा मनोविकारों का उचित विवेचन त्रासदी का कार्य होता है। त्रासदी के अंग, तत्व या संघटक।
अरस्तु ने त्रासदी के 6 अंग माने हैं, जो इस प्रकार है। सबसे पहला कथानक अर्थात प्लॉट। कथानक को अरस्तु ने त्रासदी का महत्वपूर्ण अंग माना है। अरस्तु ने चरित्र चित्रण की अपेक्षा कथानक को अधिक महत्व दिया है। अरस्तु ने त्रासदी के कथानक के लिए निम्न 5 बातों पर विस्तार से चर्चा की है, तो इनके विषय में बात करते हैं। सबसे पहले कथानक के आधार या प्रकार। विषय के आधार पर अरस्तु ने कथानकों के 3 प्रकार माने हैं: दंतकथामूलक, कल्पनामूलक, इतिहासमूलक। इन 3 में से अरस्तु ने दंतकथामूलक को अधिक महत्व दिया है। फिर भी उनका कहना था कि काल्पनिक और ऐतिहासिक कथाओं में भी त्रासदी का आधार बनाया गया है। दंतकथाओं को वे इसलिए विशेष मानते हैं क्योंकि उनमें सत्य और कल्पना के समन्वय का अवसर रहता है। 2. कथानक का आयाम। आयाम से अरस्तु का मतलब था कथानक का विस्तार। उन्होंने सुंदर कथानक के लिए निश्चित आयाम को आवश्यक माना है। अरस्तु के अनुसार कथानक इतना लंबा नहीं होना चाहिए कि इसे याद न रखा जा सके, और इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि सामाजिक के मन में उसका रूप ही स्पष्ट न हो। फिर भी कथानक ऐसा हो जिसमें जीवन का चक्र एक बार पूरी तरह घूम जाए। कथानक के मूल गुण। अरस्तु ने कथानक के कुछ मूल गुणों की चर्चा की है। इनकी संख्या 6 है। सबसे पहले एकान्विति। अपने आप में मानव जीवन एक विस्तृत अवधारणा है, बल्कि यह तो एक अथाह सागर के समान है। जब विस्तृत जीवन को नाटक में प्रस्तुत किया जाएगा तो उसमें काट छांट तो करनी पड़ेगी, उसमें कुछ व्यवस्था बिठानी पड़ेगी। इसी कार्य को अरस्तु ने एकान्विति कहा है। इससे अरस्तु का मतलब था कि कार्य की एकान्विति। उनके अपने शब्दों में ऐसे कार्य व्यापार को कथानक की धुरी बनाना चाहिए जो सही अर्थ में एक हो। पूर्णता। यह कथानक का दूसरा गुण है। इसका मतलब है कि कथानक में आदि, मध्य और अवसान हो। इसके बारे में वे स्वयं लिखते हैं, त्रासदी ऐसे कार्य की अनुकृति है जो समग्र एवं संपूर्ण हो और जिसमें एक निश्चित विस्तार हो। कथानक का आदि ऐसा होना चाहिए कि सामाजिक के मन में प्रश्न हो कि अब क्या होगा। कथानक का मध्य भी इस प्रकार का होना चाहिए कि उसमें परवर्ती और पूर्ववर्ती कथा सूत्रों के बीच कार्य कारण का संबंध स्पष्ट हो। कथानक का अंत ऐसा होना चाहिए कि उसके बाद सामाजिक के मन में कोई जिज्ञासा न हो। 3. संभाव्यता। अरस्तु का कहना है कि संभाव्यता कथानक का आवश्यक गुण है। कथानक में ऐसी घटनाएं होनी चाहिए जो घट सकती हो। मतलब यह है कि कथानक के युक्ति संगत और विवेक संगत कार्य व्यापारों का वर्णन होना चाहिए। अरस्तु का मतलब है कि अत्यधिक चमत्कार और कौतूहल पैदा करने के लिए अति मानवीय तत्वों का सहारा लेना उचित नहीं है। सहज विकास।
कथानक की सफलता के बारे में चर्चा करते हुए कथानक के सहज विकास पर भी बल दिया गया है। इसका मतलब यही है कि मूल कथानक सही गति से आगे बढ़े तथा सभी घटनाएं और क्रियाकलाप सुसंबद्ध हों। इस बारे में अरस्तु कहते हैं, घटनाओं में कार्य कारण की पूर्वापरता कहीं भी न भुलाई जाए, कार्य कारण संबंध बना रहे, क्योंकि उसी से त्रासदी का प्रभाव गहरा हो सकता है, केवल संयोग या आकस्मिकता से नहीं। कौतूहल। अरस्तु का विचार था कि कथानक अपने आप में इतना समर्थ और गोचर हो कि वह सामाजिक के कौतूहल का पूर्ण परितोष कर सके। अरस्तु के कहने का भाव यह था कि यदि किसी कथानक में कौतूहल करने की शक्ति नहीं है तो वह कथानक प्रेक्षक द्वारा आस्वाद करने योग्य नहीं रहता। लेकिन यह कौतूहल प्रयास भी स्वाभाविक ढंग से होना चाहिए। साधारणीकरण। कथानक की सफलता के बारे में अरस्तु ने यह भी कहा है कि त्रासदी में वर्णित घटनाओं और क्रियाकलापों में सार्वभौमिकता हो। इसका मतलब यह है कि नाटक की घटनाएं और क्रियाकलाप सभी दर्शकों और पाठकों को आनंदित करने में समर्थ होने चाहिए। यह रूपरेखा देशकाल के बंधनों से मुक्त, सर्वग्राह्य और सर्वप्रिय होनी चाहिए। कथानक के अंग। शिल्प की दृष्टि से अरस्तु ने कथानक के दो भेद किए हैं। एक सरल कथानक। सरल कथानक का मतलब है एक अविच्छिन्न कार्य व्यापार जिसमें स्थिति विपर्यय और अभिज्ञान के बिना भाग्य परिवर्तन हो जाता है और कार्य घटना की तरफ बढ़ता है। जटिल कथानक। जटिल कथानक में कार्य व्यापार भी जटिल रहता है। उसमें भाग्य परिवर्तन के लिए स्थिति विपर्यय तथा अभिज्ञान का सहारा लिया जाता है। जटिल कथानक अनेक मोड़ लेता हुआ अनेक प्रासंगिक कथाओं की सहायता से अंत की तरफ अग्रसर होता है। उन्होंने जटिल कथानक के पुनः 3 अंग माने हैं। एक, महान त्रुटि। यह नायक के चरित्र में होती है। इसके बारे में विद्वानों ने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। अरस्तु के अनुसार महान त्रुटि का मतलब किसी तथ्य अथवा परिस्थिति के कारण हुई भूल है जिसमें नायक के चरित्र पर किसी प्रकार का लांछन लग जाए। इसका अर्थ यह है कि जब नायक परिस्थितियों को न समझकर भूल कर बैठता है और परिणाम स्वरूप उसे अनेक यातनाएं सहनी पड़ती है, तब महान त्रुटि उत्पन्न होती है। अंग्रेजी में इसे एरर ऑफ जजमेंट कहते हैं। स्थिति विपर्यय। स्थिति विपर्यय के लिए अरस्तु ने पेरिपेटिया शब्द का प्रयोग किया है। बुचर इसे भाग्य विपर्यय कहता है। स्थिति विपर्यय जटिल कथानक में होता है। अरस्तु का मतलब यह था कि जब कथानक में नायक की इच्छा के विपरीत अचानक कोई घटना घट जाती है तब स्थिति विपर्यय की स्थिति पैदा होती है। उदाहरण के रूप में त्रासद प्रभाव तभी पड़ेगा जब प्रेक्षक यह जान जाएंगे कि नायक के सामने उपस्थित यातनाओं का कारण स्वयं नायक है या उसका कोई साथी। अभिज्ञान। अभिज्ञान का मतलब है सत्य का ज्ञान होना। अरस्तु ने अज्ञान शब्द का अर्थ व्यापक रूप में किया है। वे कहते हैं
उसके अंतर्गत केवल पात्र या उसके व्यक्तित्व का ही उद्घाटन नहीं होता, किसी रहस्य का, परिस्थितियों का या वस्तुस्थिति का भी पता चलता है जो पहले अंधकार में थी, जिसको पहले गलत समझ बैठा था। अतः अभिज्ञान का मतलब है किसी सत्य का उद्घाटन या वस्तुस्थिति का पता लगाना, जिसके फलस्वरूप कथानक की समूची गति बदल जाती है। त्रासदी के संगठन संबंधित अंग। कथानक में संगठन से अरस्तु का अभिप्राय था त्रासदी का रचना विधान। अरस्तु ने कुछ ऐसे अंगों की चर्चा भी की है जिसका संबंध त्रासदी के संगठन से है। ये 4 है। पहला, प्रस्तावना। प्रस्तावना का अर्थ है त्रासदी का वह आरंभिक भाग जो वृंदगान से पहले आता है। यह त्रासदी की कथा वस्तु के लिए भूमिका तैयार करता है। 2, उपाख्यान। उपाख्यान वह समग्र अंश है जो वृंदगानों के बीच रहता है। यह नाटक के कथानक को अलग अलग स्थिति में विभक्त कर देता है। यह कथानक का एक अंश होकर भी अपने आप में पूर्ण प्रतीत होता है। प्राचीन यूनानी त्रासदी में कुल 30 उपाख्यान होते थे। इन उपाख्यानों द्वारा कवि नाटक की कथा वस्तु का निर्माण करता है। इसी के द्वारा कवि के व्यक्तित्व और उसकी मौलिकता का पता चलता है। उपसंहार। उपसंहार त्रासदी का वह अंग है जिसके बाद कोई वृंदगान नहीं होता। भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसे फलागम भी कहा जाता है। वृंदगान। वृंदगान यूनानी नाट्य साहित्य का विशेष अंग था। इसमें गायक नाचते हुए रंगमंच पर आते थे और त्रासदी की घटनाओं की भावात्मक समीक्षा करते थे। ये गायक संख्या में अनेक होते थे, लेकिन व्यवहार में इनका व्यक्तित्व सामूहिक होता था। अरस्तु ने उसे एक पात्र के रूप में कल्पित किया है। वृंदगान के भी अनेक भेद बताए गए हैं। त्रासदी का दूसरा तत्व चरित्र चित्रण। त्रासदी का दूसरा तत्व चरित्र चित्रण है। अरस्तु ने अपने ग्रंथ के 15वें अध्याय में चरित्र चित्रण की चर्चा की है। इसमें उन्होंने 4 बातों की ओर ध्यान देने पर बल दिया है। सबसे पहले, चरित्र अच्छा होना चाहिए। अच्छे चरित्र का अर्थ है विभूतिमय चरित्र, सुअंकित चरित्र, शीलवान व्यक्तित्व आदि। अरस्तु के अनुसार त्रासदी के पात्र भद्र होने चाहिए ताकि उनकी विपत्तियों और बाधाओं को देखकर दर्शक के मन में सहानुभूति के भाव उत्पन्न हों। दुष्ट पात्र को देखकर हमारे मन में दया और करुणा के भाव उत्पन्न नहीं हो सकते। अतः त्रासदी का नायक भद्र होना चाहिए। त्रासदी में भले ही नायक के विरोधी पात्र अभद्र और दुष्ट दिखाए जाए, लेकिन नायक की भद्रता उसके कार्यों से प्रकट होनी चाहिए। वह पूर्णतः अच्छा और सदाचारी भी होना चाहिए। दूसरा तत्व है औचित्य का निर्वाह। औचित्य के बारे में भी विद्वानों में मतभेद है। अरस्तु का मतलब यह था कि पात्रों के चरित्र में लिंगभेद का ध्यान रखा जाना चाहिए। पुरुष पात्रों में पुरुषोचित वीरता, शौर्य, पराक्रम होना चाहिए। नारी पात्रों में कोमलता और उदारता दिखाई जानी चाहिए। स्त्री को पुरुष की अपेक्षा करुणामय और
भावुक दिखाना चाहिए। पात्रों में लिंगगत एवं जातिगत विशेषताएं होनी चाहिए। त्रासदी के पात्र अपनी सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, जातिगत तथा वर्गगत विशेषताओं के अनुसार चित्रित किए जाने चाहिए। अनुरूपता। अरस्तु के अनुसार चरित्र चित्रण की महत्वपूर्ण विशेषता अनुरूपता है। किसी भी पात्र के चरित्र में भावों, विचारों, यहाँ तक कि उसके क्रियाकलापों में भी विविधता हो सकती है, लेकिन चरित्र चित्रण में एकरूपता होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि पात्रों का चरित्र चित्रण किसी पूर्व निर्धारित नियम के अनुसार होना चाहिए। पात्र इतिहास, दंतकथा, पुराण में जैसा चित्रित किया गया है उसी प्रकार से चित्रित किया जाना चाहिए। सुसंगति। अरस्तु ने इस बात पर भी बल दिया है कि चरित्र चित्रण में सुसंगति होनी चाहिए। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि पात्र का विकास किसी ऐसे सिद्धांत या नियम के अनुरूप होना चाहिए जो हमारी समझ में आ सके। यदि उसके चरित्र में परिवर्तन हो तो वह असंगत न लगे। अरस्तु का कहना था कि पात्रों के चरित्र चित्रण में नाटककारों की दृष्टि स्थिर और निभांत होनी चाहिए। कथानक की तरह पात्रों के चरित्र चित्रण में भी संभाव्यता और आवश्यकता का पालन होना चाहिए। अरस्तु पात्रों के चरित्र चित्रण में यथार्थ और आदर्श के कलात्मक समन्वय पर बल देते हैं। त्रासदी का नायक। त्रासदी के नायक के गुणों की विवेचना करते हुए अरस्तु कहते हैं कि नायक ऐसा होना चाहिए जो त्रासदी के उद्देश्यों की पूर्ति करने में समर्थ हो। इसका मतलब यह हुआ कि त्रासदी का नायक ऐसा हो जिसके प्रति दर्शक के मन में त्रास, करुणा और भय आदि भाव उत्पन्न हो, और ये भाव तभी पैदा होते हैं जब किसी व्यक्ति को कष्ट पाते हुए देखते हैं। ऐसा लगे कि वह अपनी कमियों की तुलना में अधिक दंड भोग रहा है। ऐसा व्यक्ति हमारी करुणा और सहानुभूति का पात्र बन जाएगा। वे यह कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में गुण और दोष होते ही हैं। किसी व्यक्ति में गुण अधिक होते हैं और अवगुण कम, और किसी व्यक्ति में अवगुण अधिक होते हैं और गुण कम। अरस्तु ने त्रासदी के आदर्श नायक की कल्पना इस प्रकार की है। ऐसा व्यक्ति जो अत्यंत सच्चरित्र, न्यायपरायण, अपने दुर्गुण या पाप के कारण नहीं बल्कि अपने दुर्भाग्य का शिकार हो जाता है। यह व्यक्ति अत्यंत विख्यात और समृद्ध होना चाहिए। अरस्तु ने आदर्श नायक की ये विशेषताएं भी बताई हैं। 1. नायक हम जैसा होना चाहिए, अर्थात उसमें सहज मानव भावनाएं हों। 2. वह अत्यंत वैभवशाली, यशस्वी तथा कुलीन होना चाहिए, जिससे उसका प्रभाव व्यापक तथा स्थायी हो। नायक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिससे उसका अपना सुख दुख बनता बिगड़ता न हो, बल्कि समाज और देश का भाग्य बनता बिगड़ता हो। नायक के चरित्र में सत के साथ साथ असत का भी मिश्रण होना चाहिए। वह सज्जन हो परंतु पूर्णतः निर्दोष न हो। वह पापी और दुष्ट भले न हो परंतु उसमें भूल करने की कमजोरी अवश्य होनी चाहिए। दैवी प्रकोप, पाप भावना, स्वभावगत कमजोरी, अज्ञानता, विवेकहीनता को अरस्तु ने नायक पर पड़ने वाली मुसीबतों के कारण माने हैं।
अरस्तु स्वयं कहते हैं, आदर्श नायक वह है जो या तो स्वभाव दोष से किसी मानवोचित दुर्बलता, आवेश, त्वरा आदि के कारण स्वभाव से लाचार होकर या फिर निर्णय संबंधित भूल के कारण अपराध करता हुआ दुर्भाग्य का शिकार हो जाता है। पदावली। पदावली अर्थात शब्दों के माध्यम से मानवीय भावों को अभिव्यक्त करना। अरस्तु के अनुसार पदरचना का मतलब है नाटकों में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा। इस संबंध में अरस्तु ने अलंकृत भाषा पर बल दिया है। वे कहते हैं, अलंकृत भाषा से मेरा तात्पर्य ऐसी भाषा से है जिसमें लय, सामंजस्य और गीत का समावेश हो। यद्यपि अरस्तु ने त्रासदी के लिए पद्य और गद्य दोनों की महत्ता स्वीकार की है, लेकिन उन्होंने पद को श्रेष्ठतर माना है। पदावली के बारे में अरस्तु 6 प्रकार की शब्दावली स्वीकार करते हैं, यथा विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द, जनसाधारण में बहु प्रचलित शब्द, अलंकृत शब्द, नए गढ़े गए शब्द आदि। पदावली में वे भाषा के साथ साथ शैली की भी चर्चा करते हैं। उनका तो स्पष्ट विचार है कि त्रासदी की भाषा त्रासदी की भांति महान और भव्य होनी चाहिए। वे कहते हैं, त्रासदी की भाषा शैली प्रसाद गुण संपन्न होनी चाहिए, अशुद्ध नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है, द परफेक्शन ऑफ स्टाइल इज टू बी क्लियर विदाउट बीइंग मीन्स। विचार तत्व। यह त्रासदी का चौथा महत्वपूर्ण तत्व है। इसके अंतर्गत बुद्धि और भाव दोनों तत्वों को समाविष्ट किया जा सकता है। अरस्तु कहते हैं, विचार वहां विद्यमान रहता है जहां वस्तु का भाव या अभाव सिद्ध किया जाता है या किसी सामान्य सत्य की व्यंजक सुक्ति का आख्यान होता है। भाव तत्व के अंतर्गत करुणा, त्रास, क्रोध आदि मनोभाव आते हैं। संक्षेप में त्रासदी के विचार 2 माध्यमों से विस्तार पाते हैं। एक तो लेखक त्रासदी के पात्र के द्वारा विचारों को प्रकट करता है। दूसरा, समूची त्रासदी में आदि से अंत तक लेखक के विचार फैले रहते हैं। दृश्य विधान। दृश्य विधान के बारे में अरस्तु ने बहुत कम लिखा है, क्योंकि इसका संबंध कवि की अपेक्षा रंगमंच की कला से होता है। दृश्य विधान का अर्थ है रंगमंचीय व्यवस्था। दृश्य विधान के बिना त्रासदी का प्रभाव पूर्ण नहीं होता। दृश्य विधान से अभिप्राय है रंगमंच की साज सज्जा, पात्रों की वेशभूषा आदि। गीत या संगीत। त्रासदी में गीत को एक प्रकार का अलंकरण माना गया है। यूं तो वृंदगान के अंतर्गत उसका प्रयोग होता था, लेकिन गीत के बारे में अरस्तु का यही विचार है कि वह त्रासदी का अभिन्न अंग होना चाहिए। अरस्तु का विचार था कि गीत के माध्यम से त्रासदी का विषय गंभीर, भव्य और प्रभावशाली बन जाता है। त्रासदी में गीत प्रयोग से समूचा वातावरण भव्य बन जाता है। त्रासदी के भेद। त्रासदी के 4 प्रमुख भेद अरस्तु ने माने हैं। 1. जटिल। इस प्रकार की त्रासदी पूर्णतया स्थिति विपर्यय और अभिज्ञान पर आश्रित होती है। 2. करुण। करुण त्रासदी में भाव की प्रधानता होती है, आवेग इसका प्रेरक हेतु होता है। नैतिक। नैतिकता से प्रेरित होकर लिखी गई त्रासदी नैतिक कहलाती है।
सरल। ऊपर के तीनों प्रकारों से भिन्न सहज एवं सरल कथानक से लिखी गई त्रासदी सरल कहलाती है। निष्कर्ष रूप में अरस्तु ने त्रासदी की एक उचित एवं परिपूर्ण परिभाषा देते हुए उसके अंगों उपांगों का विस्तृत वर्णन किया है। सैद्धांतिक रूप में त्रासदी का अंत सशोक होना चाहिए, लेकिन यह नियम अनिवार्य नहीं है। संक्षेप में त्रासदी का प्राण तत्व त्रासद करुण प्रभाव है।